हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग स्पेशल लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए। यहाँ पर 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जो कि पॉलिटी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, ये आपके पूरे पॉलिटी सिलेबस को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएससी जीडी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्ले लिस्ट जो होगा वो बड़े काम का होगा, क्योंकि इसमें हम लोग जीके और जीएस के जुड़े हुए जीके और जीएस को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इस सीरीज में वो 200 क्वेश्चंस आएंगे जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हिस्ट्री से होगी जिसमें 200 क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये आज का जो वीडियो क्लास है ये पॉलिटी के ऊपर है। ठीक है, पॉलिटी का हम लोग यहाँ पर 200 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, आप चाहें तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक ही बार में आपको पूरा का पूरा ये 200 क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। देखिए, भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन यहाँ पर दो डेट आपको याद रखना है। ठीक है, कि 26 नवंबर, ठीक है, नवंबर 26 नवंबर 1949 को जो है यहाँ पर इसको अपनाया गया था संविधान को। ठीक है, संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये दोनों डेट आपको याद रखना है जो कि संविधान के लागू होने से जुड़ा हुआ है। पहला डेट था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ये सवाल पूछ रहा है कि संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। और इसको कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष थे। अस्थाई अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। हमसे पूछा जा रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, संविधान का मुख्य निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है, डॉक्टर अंबेडकर को। ठीक है, तो याद रखिएगा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे। यहाँ पर बात हो रही है मूल रूप से, तो मूल रूप से जो भारतीय संविधान थी उसमें 395 जो थे अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और जो 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूचियां जो थी 8 थी। ये मूल संविधान की बात हो रही है। ठीक है, मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे। भागों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पर 22 भाग थे और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो 8 थी। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5। यहाँ पर है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। यहाँ पर बात हो रही है वर्तमान में, अभी अभी की बात हो रही है। तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या थी हो गई है वो 12 हो गई है। ठीक है, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। और मूल रूप से जो यानी कि जो शुरुआती दौर था तो उस समय कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना होगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं और मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा, खाली स्थान यहाँ पर है संविधान है, तो ये लिखित संविधान है। जो हमारा संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा कि जो भारतीय संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए। यहाँ पर है कि हम भारत के लोग शब्द संविधान के किस भाग से है। ये जो शब्द है कि हम भारत के लोग, ये संविधान के किस
भाग में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो हम भारत के लोग हैं, ये प्रस्तावना में, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और जो हमारी प्रस्तावना है हम भारत के लोग से ही शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से हो जाएगा प्रस्तावना। ठीक है, तो हम भारत के लोग जो है शब्द यह संविधान के प्रस्तावना वाले भाग में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि प्रस्तावना में कितने आदर्श उल्लेखित है, कितने आदर्शों का उल्लेख किया गया है हमारे प्रस्तावना में। तो यहाँ पर जो है 5 आदर्शों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वो कौन कौन से आदर्श हैं? तो न्याय है पहला। ठीक है, न्याय की बात की गई है। दूसरा, स्वतंत्रता की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है। तीसरा जो है वह समता की बात की गई है, क्षमता की बात की गई है। चौथा जो है वह बंधुत्व की बात की गई है, बंधुता या बंधुत्व की बात की गई है। और जो पांचवा है वह धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। तो ये 5 आदर्शों का जो उल्लेख है हमारे प्रस्तावना में मिलता है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें आदर्श कितने हैं? तो 5 आदर्श हैं। कौन कौन से? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखिए आपके सामने है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ये 2 शब्द आपके सामने हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था संविधान के अंतर्गत। ठीक है, संविधान में। ठीक है, तो ये जो 2 शब्द हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 42, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में होता है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है और इसी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखेंगे कि प्रस्तावना में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? तो जो प्रस्तावना में अखंडता शब्द है वह कब जोड़ा गया था? तो ये 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1976 में। ठीक है, ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। तो ये तीनों शब्द को याद रखिएगा, ये दोनों प्रश्नों को आप एक साथ याद रख सकते हैं कि प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के समय जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 1976 में होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप एक साथ याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। यहाँ पर है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची किस अनुसूची में है? वह कौन सा अनुसूची है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख करता है? तो यह पहली अनुसूची है जिसके अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची का उल्लेख है। ठीक है, तो यही आपसे पूछ रहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 1 में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। यहाँ पर है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के वेतन किस अनुसूची में है? यानी कि जो संवैधानिक पदों पर है उनके वेतन और भत्ते का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो इसका जो उल्लेख है वह दूसरी अनुसूची में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दूसरी अनुसूची जो है वह राष्ट्रपति, राज्यपाल और आदि के वेतन भत्ते का उल्लेख करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, दूसरी अनुसूची में। ठीक है, याद रखिएगा दूसरी अनुसूची जो है वह वेतन और भत्ते से जुड़ा हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखिए। शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप किस अनुसूची में है? शपथ और प्रतिज्ञान के जो प्रारूप है वह संविधान के किस अनुसूची में है? तो यह तीसरी अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। शपथ और जो शपथ होते हैं अनुसूचित, तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रारूप दिए गए हैं। याद रखिएगा कि तीसरी अनुसूची जो है वह शपथ के प्रारूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो भी संवैधानिक पद होते हैं जैसे राष्ट्रपति पद हुआ, ठीक है, उन सभी पदों पर जो पद को ग्रहण करते वक्त जो शपथ लिया जाता है उसका जो प्रारूप है वह तीसरी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, तीसरी अनुसूची में।
ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन से जुड़ा हुआ जो अनुसूची है वह चौथी अनुसूची है। ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची जो है वह राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित करती है कि किस राज्य को कितने सीट दिए जाएंगे। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन की जो आवंटन के बारे में जो उल्लेख करता है वह संविधान की चौथी अनुसूची है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, चौथी अनुसूची। याद रखिएगा, चौथी अनुसूची जो है वह राज्यसभा में राज्यों के सीटों से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखिए, यहाँ पर है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से कौन सी अनुसूची संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से कौन सी अनुसूची संबंधित है? तो ये जो यहाँ पर पांचवी और छठी अनुसूची आप देख रहे हैं, यही जो है ये अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पांचवी और छठी अनुसूची याद रखिएगा। ठीक है, पांचवी अनुसूची जो है मैदानी क्षेत्रों में, और जो छठी अनुसूची है विशेष रूप से जो है पूर्वोत्तर क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि पांचवी और छठी अनुसूची जो है वह अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 देखिए, यहाँ पर है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? केंद्र और राज्यों के बीच की जो शक्तियों का विभाजन का उल्लेख है, ये हमें किस अनुसूची में देखने को मिलता है? तो ये सातवीं अनुसूची में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सातवीं अनुसूची। ठीक है, सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। ठीक है, सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। एक को हम लोग संघ सूची कहते हैं, दूसरे को जो है राज्य सूची कहते हैं, और तीसरे को जो है वह समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची कहते हैं। याद रखिएगा कि जो यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वह सातवीं अनुसूची में है। सातवीं अनुसूची में 3 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। जो इसमें पहला सूची है वह संघ सूची है, दूसरा जो सूची है वह राज्य सूची है, तीसरा जो है समवर्ती सूची है। संघ सूची के विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वह केंद्र को है, और राज्य सूची के विषयों पर कानून जो बनाता है वह राज्य बनाता है, और समवर्ती सूची में जो है राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के जो है कानून बनाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सातवीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? तो अभी हम लोगों ने बात किया कि यहाँ पर 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर से ध्यान रखिएगा, संघ सूची, राज्य सूची और जो है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची याद रखना है, समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां जो है वह सातवीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं, 3 सूचियों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। यहाँ पर है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची किस अनुसूची में है? जो मान्यता प्राप्त भाषा है वह किस अनुसूची में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, 8वीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। जो कि अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाएं हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में जो है मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो याद रखिएगा उस समय जो है 14 भाषाएं थी। ठीक है, मूल रूप से 14 थी, अब 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और जो 8वीं अनुसूची है वो किससे जुड़ा हुआ है? भाषाओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 22 भाषाओं को शामिल किया गया है जो कि मान्यता प्राप्त है वर्तमान में। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखिए, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? देखिए, दल बदल विरोधी कानून जो है ये 10वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, और ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, और ये 52वें संविधान संशोधन कब होता है? 1985 में होता है। ठीक है, तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और 10वीं अनुसूची जो है वह दल बदल विरोधी कानून से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून से जुड़ा हुआ है। चलिए अब जो प्रश्न आप देखेंगे वह मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा हुआ प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मूल अधिकार जो है वह संविधान के भाग 3 में है। ठीक है,
मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है और यह अनुसूची जो है सॉरी अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में शामिल है। याद रखना है आपको कि जो मूल अधिकार है वह संविधान के भाग 3 में है और ये अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है वह मूल अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार से संबंधित ये अनुच्छेद है। ठीक है, तो याद रखना ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 आपसे पूछ रहा है कि मूल रूप से कितने मूल अधिकार थे। मूल रूप से पूछा जा रहा है, मूल रूप से कितने मूल अधिकार थे। तो मूल रूप से जो मूल अधिकारों की संख्या हमारे पास थी वो 7 थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को जब हटा दिया गया तो हमारे पास अब वर्तमान में सिर्फ 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, लेकिन जब शुरुआती दौर था उस समय हमारे पास 7 मूल अधिकार थे जो कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया। संपत्ति का जो अधिकार था वह किस संशोधन के द्वारा हटाया गया, तो यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। और 44वां संविधान संशोधन कब होता है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। याद रखना है कि संपत्ति का जो अधिकार है वह किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, तो वह 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया और 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस मूल अधिकार यानी कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। समानता के अधिकार हम बात कर रहे हैं, तो समानता की जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 में इसका उल्लेख किया गया है। 14 से 18 में जो है समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो याद रखिएगा 14 से 18 जो है वह समानता के अधिकार से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है। कानून के समक्ष सभी समान है या समानता किस अनुच्छेद में है, तो ये जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी जो है वह अनुच्छेद 14 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है कि कानून के समक्ष समानता जो है वह अनुच्छेद 14 में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, अनुच्छेद 14 में दिया गया है कानून के समक्ष समानता। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है और इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है अनुच्छेद 17 में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अनुच्छेद जो 17 है वह अस्पृश्यता को समाप्त करता है यानी कि छुआछूत को समाप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 17। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 आपसे पूछ रहा है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है। उपाधियों का जो अंत है वह अनुच्छेद 18 में है। ठीक है, अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत जुड़ा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 18 जो है सैन्य और शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर अन्य को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। तो यहाँ पर जो सैन्य उपाधियां होती हैं उसको और शैक्षणिक उपाधियां जो होती है उसको, उन दोनों को केवल छोड़ करके बाकी सभी उपाधियों का ये क्या करती है, प्रतिरोध करती है। बाकी सभी उपाधियों पर यह क्या करती है, प्रतिबंध लगाती है। तो उपाधियों का अंत जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 18 में किया गया है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो हमें मिला हुआ है वह अनुच्छेद 19 से 22 में है। ठीक है, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में जो है इन अनुच्छेदों में हमें स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 से 22। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 से 22। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर है कि भारतीय नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, तो यहाँ पर 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 6
स्वतंत्रताएं प्रावधान की गई है। मूल रूप से 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो अब सिर्फ हमारे पास 6 स्वतंत्रताएं बची हुई है। चलिए प्रश्न संख्या 30 को देखिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 21 में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार है जो कि हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 21 याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में है। शोषण से विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 से 24 में है। शोषण से विरुद्ध जो अधिकार दिए गए हैं वो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच दिया गया है। अनुच्छेद 23 से 24 जो है शोषण के विरुद्ध सुरक्षा देता है हमें। ठीक है, अगर कोई शोषण करता है तो अनुच्छेद 23 और 24 के तहत वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 32 देखिए। प्रश्न संख्या 32 आपके सामने है और ये प्रश्न है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने से किस अनुच्छेद में प्रतिबंध किया गया है। यानी कि वह कौन सा अनुच्छेद है जो 14 से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने में काम करने से रोकता है या उन्हें बचाता है काम करने से। तो ये अनुच्छेद जो है 24 है। अनुच्छेद 24 जो है वह बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है, बाल श्रम पर रोक लगाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 जो है वह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में काम करने से रोकता है, प्रतिबंध लगाता है। और यह भी याद रखना है कि अनुच्छेद 24 जो है वह बाल श्रम का प्रतिबंध लगाता है, बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। चलिए आगे देखिए। प्रश्न संख्या 33 यहाँ पर है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये अनुच्छेद जो है 25 से 28 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का जो है अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, 25 से 28 जो है वह हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 यहाँ पर है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किन अनुच्छेदों में है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है वह अनुच्छेद 29 से 30 में है। ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 में है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है वह 29 से 30 में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 और आपके सामने है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है। देखिए संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32 में है। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा था। तो याद रखिएगा कि संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 32 में है और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया था डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 यहाँ पर है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है शरीर को पेश करो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शरीर को पेश करो। ठीक है, तो ये जो है अवैध हिरासत के खिलाफ जारी की जाती है। ठीक है, अवैध रूप से आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो उससे बचने के लिए ये जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो है जारी किया जाता है, जिसका मतलब होता है शरीर को पेश करो, यानी कि उस व्यक्ति को पेश करो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। यहाँ पर है कि कुल कितने प्रकार की रीट होती हैं। कुल कितने प्रकार की रीट हैं, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 5 प्रकार की रीट है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5 प्रकार का रीट है। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 नाम ध्यान में रख सकते हैं तो रखिए, लेकिन याद रखिएगा कि कुल कितने प्रकार की रीट हैं, तो ये 5 प्रकार की रीट होती हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के किस भाग में है, तो ये भाग 4 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व जुड़े हुए हैं। ठीक है,
अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो है इसमें नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 और जो हमसे प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, तो ये भाग 4 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, भाग 4 में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 39 है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह किस देश से लिए गए हैं, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है नीति निर्देशक तत्व को। चलिए प्रश्न संख्या 40 यहाँ पर है कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख है संविधान के किस भाग में है, तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है 4A में है। ठीक है, भाग 4A में उल्लेख किया गया है और ये अनुच्छेद 51A में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 51A में इसका उल्लेख है और इस ये जो संविधान के भाग 4A में इसका उल्लेख किया गया है मूल कर्तव्य का। तो मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में, भाग 4A के अनुच्छेद 51 में ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। यहाँ पर है कि मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। जो मूल कर्तव्य है वह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न कई बार बनते हैं कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। चलिए यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मूल रूप से कितने मूल कर्तव्य थे, यानी कि मूल रूप से कितने मूल कर्तव्य थे, तो 10 यहाँ पर मूल कर्तव्य थे। शुरुआत में 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया। तो 86वां जब संविधान संशोधन होता है उसमें जो है एक और जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और वर्तमान में अब 11 जो है मूल कर्तव्य यहाँ पर हमारे सामने हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, 11 कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 देखिए। प्रश्न संख्या 44 आपसे पूछ रहा है कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। समान नागरिक संहिता जो है वह किस अनुच्छेद में है, तो समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, समान नागरिक संहिता जो है वह अनुच्छेद 44 में है और ये जो है नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। ठीक है, तो उतना नहीं, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो समान नागरिक संहिता है वह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 में है। चलिए प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। यहाँ पर है कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है, तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वह अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अनुच्छेद 40 जो है वह पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा कि अनुच्छेद जो है वह 40 वह पंचायती राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 40 जो है वह पंचायती राज्य से संबंधित है और ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वह अनुच्छेद 40 में ही उसका उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो यहाँ पर भाग शुरू होता है ये संघीय राज और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न है 46 कि भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो कैसे चुना जाता है, वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है सॉरी। और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें संसद, ठीक है, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा इनको चुना जाता है। ठीक है, राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा
और संसदों के द्वारा जो है इन राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है। चलिए यहाँ पर फिर प्रश्न है कि 47 सॉरी, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति को चुना जाता है 5 वर्षों के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो इसी से जुड़ा हुआ है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यदि आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपकी आयु कम से कम जो है वह 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 49 देखिए, ये है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ऑप्शन नंबर ए, ये बात सबको याद है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये 1950 से लेकर के 1962 तक जो थे बने हुए थे राष्ट्रपति। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए और ये 1950 से लेकर के 1962 तक उस पद पर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का उल्लेख किया गया है। तो ये अनुच्छेद 61 है, जो अनुच्छेद 61 है वह राष्ट्रपति पर महाभियोग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो संविधान के उल्लंघन पर जो है महाभियोग लगाया जाता है। यदि राष्ट्रपति जो है संविधान का उल्लंघन करे तब उस पर जो है महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, और इसका जो उल्लेख है वह संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 51 देखेंगे, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को पद का जो शपथ दिलाया जाता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो राष्ट्रपति पद के लिए उस व्यक्ति को शपथ दिलाएगा जो चुना जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद के शपथ कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि राष्ट्रपति का त्यागपत्र किसे दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो वो अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, प्रश्न संख्या 53 है कि राष्ट्रपति को वीटो शक्तियों में कौन सी शक्ति नहीं है। वीटो शक्तियों में से कौन सी शक्ति उनके पास नहीं है, तो ये रचनात्मक वीटो जो है उनके पास नहीं है। बाकी सभी वीटो पावर जो है वह राष्ट्रपति के पास है, चाहे वो पॉकेट वीटो हो या निलंबनकारी वीटो हो या निरपेक्ष वीटो हो, ये सभी वीटो 3 प्रकार की वीटो शक्तियां जो है वह राष्ट्रपति के पास है। लेकिन ये जो रचनात्मक वीटो पावर है ये राष्ट्रपति के पास नहीं है, और यही हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी शक्ति जो है वह राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो रचनात्मक वीटो का पावर जो है वह राष्ट्रपति के पास नहीं है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है। देखिए राष्ट्रपति का जो कार्य होता है वह मंत्री परिषद के सलाह पर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से हो जाएगा, मंत्री परिषद। राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है, और ये मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री वाले जो मंत्री परिषद होगा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो मंत्री परिषद की सलाह पर जो है राष्ट्रपति काम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये भी चीज कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कैसे होता है, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से हो जाएगा, संसद की संयुक्त बैठक में जो है
यहाँ पर प्रश्न जो है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है और संसद की संयुक्त बैठक में इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा जो है चुना जाता है इनको। तो याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। यहाँ पर फिर प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति यदि उपराष्ट्रपति बनता है तो उस उपराष्ट्रपति के बनने के साथ ही वह किस सदन का सभापति बन जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वह राज्यसभा होगा, यानी कि कोई व्यक्ति यदि उपराष्ट्रपति बनता है तो उपराष्ट्रपति बनने के साथ ही वह राज्यसभा का जो है सभापति भी बन जाता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है पदेन, यानी कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वो व्यक्ति ऑटोमेटिक जो है राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनका कार्यकाल भी जो है 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे और ये 1952 से लेकर के 1962 तक राष्ट्रपति थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति सॉरी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और ये 1952 से लेकर के 1962 तक उपराष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करते हैं कि जो बहुमत दल प्राप्त होता है, जो जिस दल का बहुमत प्राप्त होता है उसके नेता को जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। यानी कि अगर कोई दल जो है वह बहुमत प्राप्त कर लेता है तो इस दल का जो नेता होंगे उसको जो है पीएम नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 देखिए, यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन सी सदस्यता आवश्यक है, यानी कि कौन सी सदस्यता आवश्यक है। यहाँ पर किसी भी सदन की आप सदस्यता ले सकते हैं, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किसी भी सदन की आप सदस्यता लेकर के जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो संसद के किसी भी सदन की सदस्यता हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा और ये 1947 से लेकर के जो है 1964 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर थे। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और ये 1947 से लेकर के 1964 के बीच थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 62 की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्री परिषद होता है वह सामूहिक रूप से यानी कि पूरा का पूरा जो है लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा और अनुच्छेद 75 के तहत जो है लोकसभा के ये प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये अनुच्छेद 75 के तहत ये होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद जो रखना है हमें कि मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से जब बात किया जाएगा तो वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। लोकसभा में उनके कर्तव्यों का जवाबदेही तय किया जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है। मंत्री परिषद की नियुक्ति जो है वह किसकी सलाह पर की जाएगी, तो ये प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है। देखिए सिफारिश जो है, सलाह जो है वह प्रधानमंत्री देंगे, लेकिन नियुक्ति जो करेंगे, जो प्रक्रिया पूरा किया जाएगा वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये सलाह करेंगे, ये सिफारिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्री परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात की जा रही है। तो मंत्री परिषद में अधिकतम जो है लोकसभा की कुल संख्या का 15% हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, लोकसभा की कुल संख्या का 15%। ठीक है, और ये
91वें संविधान संशोधन द्वारा ये सीमा निर्धारित की गई है। ठीक है, तो 91वें संविधान संशोधन द्वारा ये सीमा निर्धारित की गई है कि लोकसभा की कुल संख्या का 15% जो है लोग वह मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। तो अधिकतम मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की कुल संख्या का 15%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि संसदीय प्रणाली की सरकार में वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होता है? तो संसदीय प्रणाली की सरकार में जो है वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो है वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से हो जाएगा। संसदीय प्रणाली में सरकार की जो वास्तविक शक्ति है वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होता है। राष्ट्रपति जो होता है वह नाम मात्र का प्रमुख होता है। एक तरह से देखा जाए तो राष्ट्रपति जो होते हैं वह नाम मात्र के लिए जो है क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं, लेकिन जो वास्तविक शक्ति और कार्यकारी शक्ति जो है वह प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में निहित होता है। ठीक है, उसके पास होता है। चलिए अब यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और विधायी प्रक्रियाओं से संबंधित हम प्रश्न आपके सामने रखेंगे। प्रश्न है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में जो सदनों की संख्या है वह 2 है। ठीक है, एक तो लोकसभा कहलाता है। ठीक है, लोकसभा कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है? दूसरा जो है वह राज्यसभा कहलाता है। ठीक है, राज्यसभा कहलाता है। राज्यसभा को ऊपरी सदन भी कहा जाता है, ऊपरी सदन कहा जाता है। और लोकसभा को जो है वह निचला सदन कहा जाता है। ठीक है, निचला सदन कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को जो है निचला सदन कहा जाता है, राज्यसभा को जो है ऊपरी सदन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वह 552 हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से हो जाएगा। लोकसभा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। 530 जो हो जाए होंगे वह राज्यों से निर्वाचित होंगे। ठीक है, इसमें जो 20 जो होंगे वह केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। और 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन होंगे, एंग्लो इंडियन होंगे। लेकिन वर्तमान में अब इसको समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन वाले जो पद हैं अब जो यहाँ पर सदस्य थे उनको अब समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हैं? तो 552 सदस्य हैं, जिसमें से 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से। लेकिन अब जो है एंग्लो इंडियन समुदाय वाला जो सदस्य हैं उनको समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? ठीक है, वर्तमान में हम बात कर रहे हैं, वर्तमान में अब भी लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, 543 सीटें हैं। ठीक है, तो इसमें एंग्लो इंडियन वाले जो नामांकन है उसको समाप्त कर दिया गया है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वह कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है। ठीक है, सामान्यतः यह 5 वर्षों का होता है, लेकिन यदि देश में आपातकाल की स्थिति आ जाए, आपातकाल की स्थिति आ जाए तो इनके कार्यकाल को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल मुख्य रूप से 5 वर्षों का होता है, लेकिन यदि आपातकाल आ जाए, ऐसी परिस्थितियां आ जाए आपातकाल की, तो हो सकता है इनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। ठीक है, मतलब कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। चलिए यहाँ पर है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, आपको लोकसभा सदस्य बनना है तो आपको कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष आपके पास आपका आयु होना चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपकी आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपकी आयु जो है वह 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपकी आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, लोकसभा के अध्यक्ष ही चुनते हैं। लोकसभा अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह उन्हीं सदस्यों के बीच से चुन लिए जाते हैं। चलिए यहाँ पर आपसे प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देंगे। जो लोकसभा का अध्यक्ष होंगे वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो ये अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, जब लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना होता है तो वह लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे देते हैं। चलिए यहाँ पर है प्रश्न संख्या 73 कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। अब लोकसभा से हम राज्यसभा में आ गए और राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है 250 हो सकते हैं अधिकतम। ठीक है, 250 हो सकते हैं, जिसमें से 238 जो होंगे वह निर्वाचित होंगे और जो 12 जो होंगे वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। ठीक है, मनोनीत होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 250 हो सकते हैं और 12 जो होंगे वह राष्ट्रपति द्वारा जिसमें से 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे और 238 जो होंगे वह निर्वाचित होंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है कि वर्तमान में, ठीक है, अभी वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो अभी वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। ठीक है, कितने हैं, 245 सदस्य हैं और इनकी संख्या बदलती रहती है, तो याद रखिएगा अभी फिलहाल के लिए 245। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। हम राज्यसभा सदस्य की बात कर रहे हैं, तो राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्षों का होता है, लेकिन याद रखिएगा कि प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है इनमें से 1/3 सदस्य जो है वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है, एक में से तीन मतलब यहाँ पर है जो है कि 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कुल सदस्यों में से 1/3 जो है वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्षों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा के सभापति कौन होता है, तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं और ये जो पद होता है ये ऑटोमेटिक जो है उपराष्ट्रपति को चला जाता है। ये पदेन सभापति पदेन होता है कि मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति बनने के साथ ही साथ उसको राज्यसभा का सभापति भी बनना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है। देखिए राज्यसभा को जो है वह राज्यों की परिषद कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा जो है राज्यों का परिषद कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से हो जाएगा। राज्यसभा क्या है, राज्यों का परिषद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्य किस क्षेत्र से मनोनीत होते हैं। हम लोगों ने बात किया था कि 12 सदस्य जो हैं वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, तो ये 12 सदस्य जो हैं वह किस क्षेत्र से जुड़े होते हैं, तो ये जो 12 लोग होते हैं ये विज्ञान, कला और साहित्य और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं वह विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 80 है कि धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। जो धन विधेयक होता है वह कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, तो धन विधेयक को केवल लोकसभा में जो है प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 110 के अनुसार जो है धन विधेयक जो है वह केवल राज्यसभा में जो है प्रस्तुत होगा। ठीक है, तो इसके जो अनुच्छेद 110 के तहत 110 के अनुसार
जो है राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत होता है, ठीक है, और ये केवल राज्यसभा में होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, धन विधेयक पर राज्यसभा कितने दिनों तक विचार कर सकती है? तो धन विधेयक पर जो राज्यसभा है वह 14 दिनों तक विचार कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, ठीक है। 14 दिनों के बाद विधेयक पारित मान लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि धन विधेयक पर राज्यसभा कितने दिनों तक विचार कर सकता है, तो वह है 14 दिनों तक, और 14 दिनों के बाद जो है इसको धन विधेयक को जो है पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि धन विधेयक का प्रमाण पत्र कौन देता है? धन विधेयक का जो प्रमाण पत्र है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, तो धन विधेयक का प्रमाण पत्र कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है, क्योंकि अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। चलिए प्रश्न संख्या 83 आपके सामने है कि साधारण विधेयक को पारित करने के लिए क्या आवश्यक है? अगर कोई साधारण विधेयक है तो उसे दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। यदि कोई साधारण विधेयक पारित करना है तो वो साधारण विधेयक को दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक होता है। धन विधेयक को केवल जो है वह लोकसभा में पारित किया जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 84 देखेंगे कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, और ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। यहाँ पर है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो ये जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 84 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, राष्ट्रपति बुलाते हैं। गतिरोध की स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुलाते हैं, यानी कि दोनों सदनों के सदस्यों के बीच यदि किसी मुद्दे पर जो है विवाद उत्पन्न होता है, गतिरोध उत्पन्न होता है, तो उसको सुलझाने के लिए जो है राष्ट्रपति जो है दोनों संसद के दोनों सदनों को एक साथ बैठक पर बुलाते हैं, संयुक्त बैठक पर बुलाते हैं, और ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो आपके सामने प्रश्न है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो अध्यक्ष जो है वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो है वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अब यहाँ पर जो आपके सामने प्रश्न आएंगे वह सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और न्यायिक समीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न आपके सामने होगा। और पहला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को होती है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 26 जनवरी 1950 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो संविधान लागू होने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 26 जनवरी 1950। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो यहाँ पर वर्तमान स्थितियों में जो है जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा उसमें 34 जो है वो अधिकतम न्यायाधीश हो सकते हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश, और बाकी जो होंगे 33 न्यायाधीश होंगे, 33 अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो टोटल 34 हो सकते हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होगा, 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनका चुनाव कौन करता है? तो ये जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से नियुक्त करते हैं। तो इनकी जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन नियुक्ति के लिए जो है पूर्व के जो न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश, उनके और अन्य न्यायाधीशों की जो है सिफारिश पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न जो पूछ रहा है आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है, यानी कि उनके रिटायर होने का आयु कितने वर्ष का है? तो ये 65 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 65 वर्ष। 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु जो है वह 65 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 90 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। उच्च न्यायालय की बात हो रही है, ठीक है, केवल उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष। दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, 65 वर्ष है, ठीक है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, 62 वर्ष है, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के प्रमुख भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हीरालाल जे कानिया जो थे वह प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। यह किस किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये 129 अनुच्छेद 129 में जो है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अनुच्छेद 129 में जो है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 93 देखिए आपके सामने है कि जन याचिका जिसको PIL कहा जाता है किस अनुच्छेद के तहत दायर की जाती है। तो जो PIL दायर किया जाता है ये अनुच्छेद जो है 32 और 226 दोनों के तहत दायर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 32 और 226 के तहत जो है PIL दायर किया जाता है। याद रखिएगा कि PIL जो है 32 और 226 इन दोनों अनुच्छेद के तहत जो है दायर किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय में जो है वह अनुच्छेद 226 के तहत PIL दायर किया जाता है। याद रखिएगा कि जो अनुच्छेद 32 है उसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय में जो है हम PIL दायर कर सकते हैं और जो यहाँ पर 226 है इसके तहत उच्च न्यायालय में जो है हम लोग PIL दायर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 54 है कि उच्च न्यायालय रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त करता है। उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति जो है किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है। तो ये अनुच्छेद 226 के तहत इसको प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 226। तो अनुच्छेद 226 जो है उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति देता है, ठीक है। तो रीट जारी करने की शक्ति जो है उच्च न्यायालय को कौन सा अनुच्छेद देता है, 226। अनुच्छेद 226 जो है उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति देता है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग यहाँ पर 95 देखेंगे और प्रश्न संख्या 95 है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसमें निहित है। तो न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वह दोनों न्यायालयों में है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास। नेक्स्ट आगे देखेंगे। यहाँ पर है कि भारत में प्रथम उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ। तो भारत में जो प्रथम उच्च न्यायालय जो है वह कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 1862 की बात है, ठीक है। 1862 में कलकत्ता में जो है प्रथम उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो 1862 में जो है कलकत्ता में प्रथम उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया, तो कलकत्ता में। कब किया गया, 1862 में। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में वर्तमान में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वह 25 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 25 है। कितने हैं, 25 है, ठीक है। तो भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो ये 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 98 आपके सामने है कि सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है क्षेत्राधिकार के आधार पर। तो क्षेत्राधिकार के आधार पर जो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है वह इलाहाबाद का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 99 देखना में यहाँ पर है कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो न्यायाधीशों को उनके पद से
हटाने की जो प्रक्रिया है वह महाभियोग कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए महाभियोग कहलाता है और ये संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है। ठीक है, तो संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से जो है न्यायाधीशों को हटाया जाता है और न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसी को महाभियोग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 100 देखिए, यहाँ पर है कि न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में कितने बहुमत चाहिए। तो किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में 2/3 का बहुमत चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 2/3 का बहुमत आवश्यक होता है। ठीक है, तो 2/3 का बहुमत होना चाहिए। प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए, यानी कि कुल सदस्यों का कितना चाहिए, 2/3 बहुमत अगर मिल जाता है तो न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाएगा और इस प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अब यहाँ पर हम लोग जो आगे के जो प्रश्न होंगे वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य विधानमंडल से जुड़ा हुआ होगा। चलिए प्रश्न देखिए कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह राज्यपाल होता है। ठीक है, तो राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख की बात किया जा रहा है तो किसी भी राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होगा वह राज्यपाल होगा। चलिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ये जो पद है ये राष्ट्रपति के मतलब एक तरह से हम कहें तो अधीन होता है। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वह कितने वर्षों का होता है। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त होता है, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल के कार्यकाल को समाप्त कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जो है 5 वर्ष होता है। ठीक है, 5 वर्ष होता है। उसके बाद या उससे पहले अगर राष्ट्रपति की इच्छा हो तो उसे पहले भी समाप्त कर दिया जा सकता है उसके पद को, या फिर उसके पद को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त होते हैं और ये ऐसे और सामान्यतः 5 वर्ष होता है। ठीक है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यदि आपको राज्यपाल बनना है तो आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष होनी चाहिए। तो राज्यपाल की राज्यपाल जो बनने की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखिए कि एक व्यक्ति कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यदि मान के चलिए एक व्यक्ति है वह कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो वह जो है एक या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 106। यहाँ पर है कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को जो पद का शपथ है वह कौन दिलाता है। तो वह उस राज्य का, यानी कि जिस राज्य में वो राज्यपाल बनेंगे उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो जो है राज्यपाल को अपने पद की, उनके पद की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जिस राज्य में वो राज्यपाल नियुक्त होंगे उस राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो उनको शपथ दिलाएंगे राज्यपाल को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो जो भी बहुमत दल होगा उनके नेता को नियुक्त किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है, ये यही याद रखना है कि राज्यपाल जो है बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 108 देखिए, यहाँ पर है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य का मंत्री परिषद जो है वह किसके प्रति उत्तरदायी होगा। तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखना है कि राज्य मंत्री परिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होगा। तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा के प्रति।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राज्य, फिर से इसको समझिए कि राज्य मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यदि आपको विधानसभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 25 वर्ष। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, विधानसभा के लिए 25 वर्ष। और विधान परिषद का अगर सदस्य आपको बनना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि विधान परिषद का यदि आपको सदस्य बनना है, परिषद का यदि सदस्य बनना है तो आपकी आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन यदि विधानसभा के सदस्य आप बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या, यहाँ पर हमें 110 देखना है। प्रश्न संख्या 110 आपसे पूछ रहा है कि विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि विधान परिषद के लिए जो न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है वह 30 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो विधानसभा में अधिकतम जो है वह 500 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, यानी कि 60 से लेकर के 500 के बीच हो सकते हैं। ठीक है, तो विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो है 60 हो सकती है। ठीक है, यानी कि 60 से कम नहीं हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है प्रश्न संख्या 112 कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। प्रश्न संख्या 112 देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि विधान परिषद के, जो विधान परिषद होगा उनके सदस्यों की संख्या जो है विधानसभा के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो 1/3 भाग से। ठीक है, यानी कि विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या होगी वह विधान परिषद, सॉरी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि विधान परिषद के जो सदस्य होंगे, परिषद के जो सदस्यों की जो संख्या होगी वह विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 भाग से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल निर्धारित किया जाता है वह 6 वर्षों का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो वर्तमान में जो है 6 राज्यों में सिर्फ विधान परिषद है। और इसमें से कौन कौन से राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। फिर से सुन लीजिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है। ठीक है, इन 6 राज्यों में ही सिर्फ विधान परिषद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, 5 वर्षों का होता है। अब यहाँ पर प्रश्न देखेंगे वो निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, सीएजी और वित्त आयोग से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी। स्थापना कब की गई थी ये आपसे पूछा जाए तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को जो है भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित है। जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 324 के तहत भारत में जो निर्वाचन आयोग है इसका जो गठन है अनुच्छेद 324 के तहत किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 118 देखना है। ये आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कितने आयुक्त हैं। तो वर्तमान में निर्वाचन आयोग में आयुक्तों की संख्या जो है 3 है। ऑप्शन नंबर सी 3 है, जिसमें से एक जो होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और 2 जो होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो उनके सहयोगी के रूप में होते हैं। तो ये टोटल मिलाकर के 3 होते हैं। ठीक है,
वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कितने आयुक्त हैं? तो 3 आयुक्त हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है, जो कि एक तरह से सहयोगी आयुक्त के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करता है, यानी कि तीनों लोगों का जो है नियुक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे जो प्रश्न है उसे देखिए। यहाँ पर है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु होता है। जो भी पहले हो उसी को लागू कर दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति 6 वर्ष तक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त रह जाता है तो उसे फिर रिटायर होना पड़ता है, उसको अपना पद त्यागना होता है, या फिर उसकी आयु 65 वर्ष पूरी हो जाती है तो तब भी उसे जो है निर्वाचन आयोग से छुट्टी मिल जाती है, यानी कि अपना पद छोड़ना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण से समझिए कि यदि कोई व्यक्ति है, उनका उम्र जो है 62 साल है, ठीक है, 62 वर्ष है, वो मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं। 3 साल वो क्या करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहते हैं, जो कि अभी 6 वर्ष से काफी दूर है, लगभग 3 वर्ष। लेकिन उनका 3 वर्ष के कार्यकाल के बाद उनकी जो आयु है वो 65 वर्ष हो जाती है, तो वो क्या हो जाएंगे, उस पद को छोड़ देंगे, उस पद से हटा दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी पहले पहुंचेगा, यानी कि या तो 6 साल आप मुख्य चुनाव आयुक्त रहिए या फिर आपकी उम्र जब तक 65 नहीं पूरी जाती है तब तक आप रह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम निर्वाचन आयोग जो है वो सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन जो थे वो भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, और ये 1950 से लेकर के जो है 1958 तक रहते हैं। ठीक है, 1958 तक रहते हैं। नेक्स्ट आगे जो हमारा प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम लोग यूपीएससी कहते हैं, किस अनुच्छेद के तहत स्थापित है? यानी कि यूपीएससी की स्थापना जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये अनुच्छेद जो है 315 से संबंध, जो 315 अनुच्छेद 315, यह यूपीएससी से जुड़ा हुआ है, यूपीएससी से संबंधित है और इसी के तहत इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखेंगे कि यूपीएससी अध्यक्ष की कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, उसी तरह से जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त का होता है। ठीक है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा उसी के अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा उनको रिटायरमेंट। ठीक है, या तो वो 6 साल तक लगातार पर बने रह सकते हैं या फिर जब तक 65 वर्ष नहीं हो जाता है, तो दोनों में से जो पहले आएगा उसी को लागू कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होते हैं? सीएजी का नियुक्ति जो है अनुच्छेद 148 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सीएजी का जो नियुक्ति है वह अनुच्छेद 148 के तहत किया जा सकता है, या आप याद रख सकते हैं कि 148 जो है सीएजी से जुड़ा हुआ है, सीएजी से जुड़ा हुआ है, संबंधित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो सीएजी की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल भी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 128 देखेंगे। प्रश्न संख्या 128 है कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित होता है? वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है वह किया जाता है अनुच्छेद 280
के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या 129 देखिए, और ये पूछ रहा है आपसे कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में एक बार होता है, कितने वर्षों पर वित्त आयोग का गठन होता है, तो ये 5 वर्षों में जो है वित्त आयोग का एक बार गठन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि प्रत्येक 5 वर्ष में जो है वित्त आयोग का गठन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखिए कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे नियोगी थे, नियोगी थे। ऑप्शन नंबर ए नियोगी थे, और 1951 में नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। 1951 में ये बनते हैं प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष नियोगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर जो हम प्रश्न देखेंगे वो नीति आयोग, एनएचआरसी और सीबीआई से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है 131 सॉरी, कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना होती है, ठीक है। योजना आयोग के स्थान पर जो है अब नीति आयोग आ जाती है 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि नीति आयोग का पूर्ण नाम क्या है, तो नीति आयोग का पूर्ण नाम जो है वो क्या है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये नीति आयोग का पूर्ण नाम है या पूर्ण रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नीति आयोग, प्रधानमंत्री जो होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, योजना आयोग जो थी उसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, ठीक है, तो 1950, 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आगे देखेंगे, यहाँ पर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना कब हुई थी, एनएचआरसी की जो स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी, ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 में जो है एनएचआरसी की स्थापना होती है। 12 अक्टूबर 1993 को जो है एनएचआरसी की स्थापना होती है, जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि एनएचआरसी का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था, एनएचआरसी का जो गठन है वो मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो है एनएचआरसी का गठन किया गया था। एनएचआरसी का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखिए कि एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन होते हैं, एनएचआरसी के अध्यक्ष जो होते हैं वो सेवानिवृत्त जो सीजीआई होते हैं, सीजीआई वो होते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर्ड हो जाते हैं वो एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में चुन लिए जाते हैं, ठीक है। तो सेवानिवृत्त भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वह एनएचआरसी के अध्यक्ष होते हैं। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 138 है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको हम लोग सीबीआई के रूप में जानते हैं, इसकी स्थापना कब होती है, तो सीबीआई की जो स्थापना होती है वह 1963 में होती है। 1963 में सीबीआई की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1963 में। सीबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई, नेक्स्ट प्रश्न है कि सीबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर होती है, तो सीबीआई की स्थापना जो है वह संथानम आयोग के सिफारिश पर होता है। ऑप्शन नंबर ए संथानम आयोग के सिफारिश पर जो होता है सीबीआई की स्थापना होती है, संथानम आयोग, ठीक है। तो 1962 से 1964 के संथानम आयोग की सिफारिश पर जो है सीबीआई
का गठन होता है। तो यहाँ पर सिर्फ हमसे पूछा जा रहा है कि किस आयोग के सिफारिश पर गठन होता है, तो याद रखना है समान संथानम संथानम आयोग सिफारिश पर जो है सीबीआई का गठन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि सीबीआई कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन काम करता है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन जो है सीबीआई काम करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब जो आप प्रश्न देखेंगे वह केंद्र, राज्य और आपातकालीन प्रावधानों से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, मूल रूप से कितने विषय, जब मूल संविधान की मूल रूप से जो है कितने विषय थे, तो इसमें 97 विषय थे संघ सूची में मूल रूप से। ठीक है, तो मूल रूप से संघ सूची में 97 विषय थे, याद रखिएगा 97 विषय थे। उसी तरह से यहाँ पर राज्य सूची में कितने विषय थे मूल रूप से, तो राज्य सूची में जो मूल रूप से विषयों की संख्या थी वो 66 थी। ठीक है, तो दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं। संघ सूची में मूल रूप से विषयों की संख्या 97 थी, मूल रूप से राज्य सूची में विषयों की संख्या 66 थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और समवर्ती सूची में मूल रूप से विषयों की संख्या कितनी थी, तो मूल रूप से समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 47 थी। ठीक है, तो ये तीनों को एक साथ आप याद कर सकते हैं, 47। ठीक है, तो संघ सूची में जो है मूल रूप से कितने विषयों की विषय थी, तो 97 विषय थे। राज्य सूची में मूल रूप से कितने विषय थे, तो 66 विषय थे। समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय थे, तो 47 विषय थे। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं 97, 66, 47। चलिए आगे बढ़ते हैं। समवर्ती सूची की किस सूची में शिक्षा, यहाँ पर है प्रश्न संख्या 44 की 7वीं अनुसूची की किस सूची में शिक्षा है, यानी कि शिक्षा का जो उल्लेख है वो 7वीं अनुसूची के किस सूची में है, तो यहाँ पर जो शिक्षा है वह समवर्ती सूची में है। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, और ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में लाई गई है। ठीक है, समवर्ती सूची का मतलब ये है कि इस पर संघ भी केंद्र बनाएगा और केंद्र भी साथ कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। ठीक है, पुलिस किस सूची में है, देखिए पुलिस जो है वह राज्य सूची का विषय है। ठीक है, पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, उसी तरह से पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, यानी कि ये राज्यों से जुड़ा हुआ है। रक्षा जो है वो रक्षा का जो विषय है वह संघ सूची का विषय है। ठीक है, रक्षा का बात होगी तो वह संघ सूची का विषय है, रक्षा केंद्र का विषय है, केंद्र सरकार की विषय है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर है कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, तो जो अवशिष्ट विषय हैं वो केंद्र के पास उस पर कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, 147 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर केंद्र का। ठीक है, तो अनुच्छेद 248 कहता है, अनुच्छेद जो 248 है ये कहता है कि जो अवशिष्ट जो विषय हैं, अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास है। ठीक है, तो अवशिष्ट विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वह केंद्र के पास है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, केंद्र के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 352 के तहत जो है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 149 देखेंगे। यहाँ पर है कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के कितने आधार हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के मुख्य रूप से 3 आधार हैं। कौन कौन से, यदि युद्ध हो जाता है, ठीक है, यदि युद्ध हो जाता है तब बाह्य आक्रमण हो सकता है, बाहरी आक्रमण, अगर कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है तब हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, या फिर सशस्त्र विद्रोह, यानी कि देश के अंदर विद्रोह हो जाता है जिसमें लोग जो है मतलब शस्त्र लेकर के
जैसे तलवार, चाकू, बंदूक, ये सारे चीज लेकर के विद्रोह करने लगते हैं, हिंसक विद्रोह अगर होने लगता है देश के अंतर्गत, तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो ये 3 स्थितियों में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू होता है अनुच्छेद 352 के तहत होता है। ठीक है। तो राष्ट्र में अगर युद्ध होता है किसी देश के साथ, तो तब यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। कोई देश अगर बाहरी आक्रमण, यानी कि कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है, तब जाकर के हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। या फिर विद्रोह, हिंसक विद्रोह अगर फैल जाता है बड़े पैमाने पर, तब जाकर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। और ये इसकी घोषणा जो है 352 के तहत की जा सकती है। आगे देखिए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? तो भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था वह 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 1962 में। जब भारत चीन युद्ध के दौरान 1962 में जो है पहला राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि 1975 का आपातकाल किस आधार पर लगाया गया था? तो 1975 का जो आपातकाल लगाया गया था वह आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था, कि आंतरिक रूप से अशांति है देश में, इसीलिए आपातकाल लागू किया गया था 1975 में। ठीक है। तो आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को जो है आपातकाल लगाया गया था, आंतरिक अशांति को देखते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन जो है वह अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 356 जो है वह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 153 कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो ये अधिकतम जो है 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है। ठीक है। 3 वर्षों तक ये आपातकाल लगाया जा सकता है। शुरू में 6 महीने, फिर उसको बढ़ाया जाएगा, फिर बढ़ाया जाएगा, और इस तरह से करके 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 154 कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? देखिए, जो वित्तीय आपातकाल है इसको जो लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 360 के तहत। अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 360 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है? तो भारत में अभी तक एक बार भी जो है आपातकाल नहीं लगाया गया है। जो है वित्तीय आपातकाल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया है, यानी कि कभी नहीं लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या जो है 156। अब यहाँ पर जो प्रश्न आप देखेंगे वो पंचायती राज नगरपालिका यानी कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन से जुड़े होंगे। यहाँ पर जो प्रश्न आप देख रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला? पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा जो है संवैधानिक दर्जा इसको मिलता है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है वह पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, और इसके द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 73वां संविधान कब लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 73वां संविधान कब लागू हुआ था? सॉरी, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब लागू हुआ था? तो यह 24 अप्रैल 1993 में लागू हो गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संशोधन लागू हुआ था। ठीक है। तो 73वां संशोधन कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को जो है ये लागू हो गया था। और कब हुआ था? 1992 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन। और यही 73वां संविधान संशोधन जो है वह पंचायती राज व्यवस्था के से जुड़ा हुआ है, जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था में सबसे नीचे का स्तर कौन है? तो सबसे जो नीचे का स्तर है वह कौन सा है? तो सबसे नीचे का स्तर ग्राम पंचायत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सबसे नीचे का स्तर जो है ग्राम पंचायत है। पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था में जो है नीचे का स्तर ग्राम पंचायत होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पंचायती राज जो है 3 स्तरीय राज व्यवस्था है, 3 स्तरीय व्यवस्था है, और इसके सबसे नीचे कौन सा है? तो ग्राम पंचायत है। पंचायती राज में कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर है। ऑप्शन नंबर बी, 3 स्तर है। ठीक है, कौन कौन से? तो यहाँ पर हमें फिर से मैं नाम बताता हूँ, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, ग्राम समिति, और लास्ट में जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद, परिषद। तो सबसे ऊपर जो होता है जिला परिषद होता है, उसके बाद ग्राम समिति होता है, और सबसे नीचे ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, तो ये इनका क्रम है, नीचे से ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर, इस तरह से। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि पंचायती राज में कितने स्तर होते हैं? तो पंचायती राज में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत स्तर, ग्राम समिति स्तर और जिला परिषद के स्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 160। यहाँ पर है कि पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, 5 वर्षों का पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, याद रखिएगा कितने वर्षों का? 5 वर्षों का होता है। पंचायत में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? तो महिलाओं के लिए जो है 33% का आरक्षण है। महिलाओं के लिए आरक्षण कितने हैं? 33% या 1/3। ठीक है, तो पंचायत में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत का आरक्षण है? तो 33% का आरक्षण है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखेंगे कि ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यदि आपको ग्राम पंचायत का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष अगर आपके पास है, आपका उम्र अगर 21 वर्ष है, तो आप ग्राम पंचायत के सदस्य बन सकते हैं। 73वें संविधान संशोधन ने संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी? तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है 11वां अनुसूची जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है। और 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित 29 विषय यहाँ पर शामिल किए गए हैं। ठीक है, 29 विषय, ये भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो 73वें संशोधन ने संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी। ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी, और इसमें 29 विषय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यही प्रश्न है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो ये 29 विषय हैं। ठीक है, और ये पंचायतों के लिए 29 विषय यहाँ पर निर्धारित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? जो नगर पालिकाएं थे उनको संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिलता है? तो इनको जो संशोधन होता है, 74वां संविधान संशोधन, उसके तहत जो है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और 74वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। ठीक है, 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होती है, संवैधानिक दर्जा मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उसी तरह से प्रश्न है कि 74वां संशोधन कब लागू होता है? तो यहाँ पर जो 74वां संशोधन है 1 जून 1933 को लागू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो 74वें संशोधन में जो चीजें की गई थी वह कब लागू होता है? तो 1 जून 1933 को जो है, 1993 को जो है, 1 जून 1993 को जो है वह 74वां संविधान संशोधन लागू हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 167 देखेंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 74वें संशोधन ने संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी? तो जो 74वां संविधान संशोधन होता है उसके माध्यम से संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ा जाता है। ठीक है,
और 12वीं अनुसूची जो है वह नगर पालिकाओं से जुड़ा हुआ है और इसमें जो है 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें विषयों की संख्या कितनी है? 18 है, जो कि अगला प्रश्न ही यहाँ पर पूछ रहा है कि 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 12वीं अनुसूची में जो है 18 विषय हैं। ठीक है, नगर पालिकाओं के लिए यहाँ पर 18 विषय निर्धारित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि नगर पालिका के 3 प्रकार कौन कौन है? तो नगर पालिका के जो 3 प्रकार हैं वो इस तरह से हैं। पहला नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। सबसे नीचे का जो होता है नगर पंचायत होता है, उसके बाद नगर परिषद होता है, उसके बाद नगर निगम होता है। तो नगर पालिकाओं के 3 प्रकार हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 170 यहाँ पर है कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस संशोधन द्वारा हुई थी? तो राज्यों का जो निर्वाचन आयोग होता है, राज्य निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वह 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से होता है। ठीक है, पंचायत और नगर पालिका चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा जो है राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। अब जो आपके सामने प्रश्न आएंगे वो संवैधानिक संशोधन से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है कि संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो हम संविधान में संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के तहत करते हैं। ठीक है, संविधान में अगर कोई संशोधन करना है तो उसके लिए हमें अनुच्छेद 368 का सहारा लेना होता है। अनुच्छेद 368 जो है संशोधन प्रक्रियाओं से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर 368 याद रखिएगा कि संविधान में संशोधन जो है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। यहाँ पर है कि संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए कितना बहुमत चाहिए? तो संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। कुल सदस्यों की बहुमत की उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए, यानी कि विशेष बहुमत चाहिए और कुल उपस्थित सदस्यों की 2/3 भाग जो है हमें चाहिए, तब जाकर के आप संविधान संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? प्रथम संवैधानिक संशोधन की बात करें तो प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 में हुआ था। 1951 में पहला संविधान संशोधन होता है। फर्स्ट संविधान संशोधन कब होते हैं? 1951 में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 174 है और इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष होता है? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है और इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, मिनी संविधान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन के तहत बहुत सारे संशोधन किए गए थे, तो इसीलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वें संशोधन को क्या कहा जाता है? तो मिनी संविधान कहा जाता है, ये भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी सबसे व्यापक संशोधन होने के कारण इसको मिनी संशोधन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन के तहत किया गया? किस संशोधन के द्वारा जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष जो है यहाँ पर मतदान की आयु को कर दिया गया? तो यहाँ पर जो संशोधन था वह 61वां संशोधन था। ठीक है, 61वां संशोधन में जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और जो 61वां संविधान संशोधन होता है वह 1989 में होता है। ठीक है, 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो है 18 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो जो शिक्षा का अधिकार है ये जोड़ा गया था, यहाँ पर है कि शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये
86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है कि 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है और इसमें कहा जाता है इस संविधान संशोधन में कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा दिया गया और ये संशोधन था 86वां संशोधन संविधान संशोधन जो 2002 में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रश्न है कि जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया। तो जब जीएसटी लागू करना था तो उस समय कौन सा संशोधन किया गया। तो उस समय 101वां संविधान संशोधन किया गया और जीएसटी लागू किया गया। ठीक है, तो 2016 में जो है 101वां संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है, 2016 में 101वां संविधान संशोधन होता है और इसके तहत जीएसटी लागू होता है। यहाँ पर है कि ओबीसी को 27% आरक्षण किस संशोधन द्वारा मिला। तो ओबीसी को 27% जो आरक्षण है वह 77वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत मिला और ये 1995 में होता है। ठीक है, 1995 में ये संविधान संशोधन होता है। 77वें संविधान संशोधन द्वारा जो ओबीसी को है यहाँ पर 27% आरक्षण दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा मिला। तो 10% जो ईडब्ल्यूएस के लिए था ये 103वां संविधान संशोधन होता है। इसके द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण होता है और 103वां संविधान संशोधन 2019 में होता है। ये भी याद रखना है, 2019 में। चलिए यहाँ पर देखिए दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था। तो दल बदल विरोधी कानून जो है 52वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था और 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। और 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रश्न आप देखेंगे वो राजनीतिक व्यवस्था से होगा, यानी कि राजनीतिक दल, चुनाव, जनप्रतिनिधि और अधिनियम से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो भारत में यदि किसी राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त करना है तो वो मान्यता जो है निर्वाचन आयोग देगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। निर्वाचन आयोग जो है वह राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल की मान्यता देता है। ठीक है, तो ये काम जो है निर्वाचन आयोग का है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने का। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता आवश्यक है। यदि किसी दल को राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त करना है तो वह कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो इसके लिए उसे कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तब जाकर के उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा, उस दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है, क्योंकि ये सभी में है। ठीक है, आप कोई सा भी चुनाव हो, अगर आपका 18 वर्ष हो गया तो आप यहाँ पर वोट दे सकते हैं। तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 द्वारा मतदान की आयु जो है 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, 18 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित हुआ। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो पारित किया गया था वह 1951 में किया गया था। 1951 में। ऑप्शन नंबर बी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया? 1951 में पारित किया गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे, यहाँ पर है नोटा का विकल्प कब लागू हुआ। नोटा यानी कि नन ऑफ द एबव विकल्प कब लागू हुआ था। जो वोटिंग मशीन होता है उसमें नोटा कब लागू किया गया था। तो
2013 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर नोटा को लाया गया था। 2013 में जो है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जो है नोटा को लाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार उपयोग कब हुआ था? तो ईवीएम का जो पहला उपयोग हुआ था 1982 में हुआ था। ठीक है, 1982 में हुआ था। 1982 में केरल के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में इसका पहली बार उपयोग किया गया था। तो कब किया गया था? 1982 में केरल के कुछ निर्वाचित क्षेत्रों में इसका पहला बार प्रयोग किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? तो वीवीपैट का पूर्ण रूप होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, यहाँ पर वीवीपैट का मतलब होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी कि वीवीपैट जो है मतदाता को वोट की पुष्टि करने की सुविधा देता है। उसके माध्यम से जो मतदाता होते हैं वो अपने वोटों की पुष्टि कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है चुनाव चिन्ह किसके द्वारा आवंटित किया जाता है? देखिए चुनाव चिन्ह जो आवंटन होता है, चुनाव चिन्ह जो दिया जाता है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट आगे देखते हैं, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी की जमानत राशि कितनी होती है? तो लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी होते हैं उनकी जमानत राशि जो होती है वह 25,000 रुपए होती है। 25,000 रुपए होती है। सामान्य वर्ग के लिए 25,000 और यदि SC ST के लिए 12,500 हो जाता है। ठीक है, यदि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी SC ST है तो 12,500 हो जाएगा, लेकिन सामान्य वर्गों के लिए ये 25,000 का जमानत राशि होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मतदान केंद्र पर मतदाता की पहचान के लिए कौन सा दस्तावेज जरूरी है? मतदान केंद्र पर मतदाता की पहचान के लिए कौन सा दस्तावेज जरूरी है? तो यहाँ पर आप कोई सा भी दस्तावेज ले जाएं, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, उपयुक्त में से कोई सा भी अगर आपके पास है तो मतदाता की पहचान की जा सकती है मतदाता केंद्र पर। ठीक है, तो उसमें से कोई सा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि चुनाव आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होता है? तो ये चुनाव के घोषणा के साथ ही लागू हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, चुनाव के घोषणा के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। चुनाव की घोषणा के साथ, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू होती है। चलिए प्रश्न संख्या अब यहाँ पर हम लोग 94 देखेंगे और ये नागरिकता, राज्य भाषा और विशेष प्रावधानों से जुड़े हुए प्रश्न हम देखने को हमें मिलेगा। भारतीय नागरिकता संविधान के किस भाग में है? भारतीय नागरिकता जो है वह संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 2 में है। भाग 2 में, और अनुच्छेद जो है भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में है, और इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में जो है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 जो है इसमें जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? नागरिकता अधिनियम जो है 1955 में पारित हुआ था। 1955 में सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1955 में। आगे देखते हैं, यहाँ पर है भारतीय संविधान में कितनी राज्य भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? तो वर्तमान में जो भारतीय भाषाओं की कुल संख्या है वह 22 है, और ये 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि संविधान की राजभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान की जो राजभाषा है इसका वर्णन अनुच्छेद
343 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 में। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है अनुच्छेद 398 सॉरी प्रश्न 198, और ये आपसे पूछ रहा है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। तो ये जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित था। जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्तता प्रदान कर रही थी, लेकिन इसको 2019 में 370 को निरस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया एक तरह से। ठीक है, और इसी पर प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 को कब निरस्त किया गया। तो अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया। डेट याद रखिएगा, 5 अगस्त 2019 को इसको निरस्त कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश के से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया। लास्ट प्रश्न यहाँ पर है इस वीडियो का, इस क्लास का, कि अनुच्छेद 371 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 371 है वह गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात आदि के विशेष प्रावधान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनुच्छेद 371 से 371 जे तक विभिन्न राज्यों के विशेष प्रावधान से जुड़े हुए हैं, जिसमें गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात आदि से जुड़े हुए विशेष प्रावधान है। तो ये थे पॉलिटी के टोटल 200 प्रश्न जो आपके एग्जाम में, आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको इससे बहुत कुछ चीज़ें याद हुई होगी, और बहुत सारे प्रश्न आपके लिए आपको देखने को यहाँ पर जो मिले 200, वो आपके रिवीजन को या फिर आपकी तैयारी को और बेहतर कर रही होगी। ठीक है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसे आप जरूर देख पाएं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ होगा। हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे टोटल 200 प्रश्न को। ठीक है, हिस्ट्री के टोटल 200 प्रश्न को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।